एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और काफी सीनियर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, काफी लंबी राजनीति आपने की है, काफी लंबा आपको अनुभव है। पहले भी इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई सर, और आज दोबारा एक देश एक चुनाव को लेकर बात होती हुई नजर आ रही है। कितना संभव आप मानते हैं सर? देखिए, संभव तो तभी होगा जब हम संवैधानिक तौर पे कुछ बड़े बड़े परिवर्तन करने का इरादा रखेंगे। अभी तो इस कमेटी का, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जी को अध्यक्ष बनाया गया है, कोविंद जी को, उससे मुझे लगता है कि एक चर्चा का विषय है, जिसके लिए कमेटी का गठन का मतलब ये कि कमेटी कुछ ना कुछ अपने सुझाव लोगों से बात करके, जो इसके इलेक्शन कमीशन में जिनका अनुभव ज़्यादा रहा है, या जो लोग भारतीय संविधान को अच्छी तरह से समझते हैं और जो संविधान की सोल, आत्मा जो है, उसको ठीक समझते हैं, उनके विचारों का यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उसके बाद कोई बात संभव होगी या नहीं होगी, इतना जल्दी होने वाली चीज़ ये नहीं है। बाकी ये ज़रूर है कि इसमें दो मत हमेशा रहे। एक मत ऐसा है जो कहते हैं कि भारत का जो संविधान है और भारत को जो आज़ादी मिली थी, आज़ादी के बाद क्योंकि बहुत से यहाँ धर्म हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी सोच है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, इन सारी बातों को देखते हुए फेडरल स्ट्रक्चर, और वो भी 140 करोड़ का मुल्क है, तो फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे को मजबूती देने के लिए जो भी हमारे राज्य हैं, प्रांत हैं, उनकी एक विशेष भूमिका है कि वो अपनी उस विशेष भूमिका में आज़ादी से काम कर सकें, उन पे किसी किस्म का नियंत्रण ना हो, ताकि वो क्षेत्रीय चीज़ों का पूरा विकास कर सकें, लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। और एक दूसरा विषय है, वो केंद्रीय है, कि केंद्र भी इतना मजबूत हो कि हमारी रक्षा, हमारे संसाधन, हमारी करेंसी, हमारा विदेशों से संबंध, ये भी मजबूती हो, वो केंद्रीय सरकार का काम है। तो इस परिस्थिति में इन बातों को देखा जाएगा कि क्या भारत के संघीय ढांचे को देखते हुए एक देश एक चुनाव की जो सोच है, उसको कोई अमली जामा पहनाया जा सकता है। और एक तरफ ये भी सोच है कि क्यों नहीं, इससे खर्चे बचेंगे, इससे हर 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव होता है, उसमें बात आती है कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें। अब कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये 6 महीने कहीं कोई काम होना हो, वो भी स्थगित हो जाता है। तो ये भी एक समस्या है, लेकिन इसका क्या समाधान होगा? मुझे लगता है कि इस कमेटी के गठन से सिर्फ एक बड़ी जानकारी इकट्ठी करेगी कमेटी, जिसका फ़ायदा कुछ ना कुछ संवैधानिक तौर पे संघीय ढांचा भी मजबूत रहे और चुनावी प्रक्रिया भी आसान तरीके से हो, जिसमें ज़्यादा लोगों का पैसा ना लगे और ज़्यादा ऐसे जो कोड ऑफ कंडक्ट जैसी चीज़ें लागू होती हैं, उससे काम, विकास रुके ना। ये चीज़ें हैं। सर, चुनावी माहौल है, चुनाव की बात हो रही है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ टीम इंडिया है। मुंबई में बैठक चल रही है। सर, आप सीनियर लीडर हैं, आपको काफ़ी अनुभव है। उनमें जो है चेहरे, चाहे केजरीवाल की बात कर ले, आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो पीएम उम्मीदवार हो, नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, काफ़ी नाम आ रहे हैं। तो इंडिया का गठबंधन को आप किस तरीके से देखते हैं सर, विपक्षी पार्टी? इंडिया का गठबंधन, मैं ये देख रहा हूँ कि एक प्रयास जो विपक्षी दल हैं, वो आज की मोदी जी की सरकार को शिकस्त देने के लिए, उनको सत्ता से हटाने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास वो कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि
उनको ये नज़र आता है कि अकेले अकेले अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रयास आपको याद होगा 1977 में कांग्रेस को हटाने के लिए किया गया था, जनता पार्टी बनी थी। तो इसी किस्म का प्रयास की चेष्टा 28 राजनीतिक दल जो इस मीटिंग में शामिल हैं वो कर रहे हैं, और उनकी कितनी अपनी स्वार्थों की राजनीति को त्याग के और मिल के लड़ने की जो उनकी क्षमता है या नियत है, उस पे आधार है कि वो कहाँ तक सफल होते हैं या नहीं होते। और पिछले अनुभव भी ऐसे रहे हैं कि ऐसे प्रयास हुए और फिर निजी स्वार्थों के लिए कुछ पार्टियों ने या कुछ नेताओं ने रास्ता भटक गए और जनता पार्टी टूट गई 1.5-2 साल में, जिसमें उस समय की जनसंघ भी थी, उस समय का लोकदल भी था, उस समय की बहुत सी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां भी थी जो मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन बाद में परिणाम अच्छे नहीं रहे। लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने कामयाब किया, कांग्रेस को विपक्ष में पहुंचा दिया। तो अब देखते हैं कि इस प्रयास को लोग कैसे समझते हैं, लोगों के लिए कितना आकर्षण वो पैदा कर सकते हैं, और आकर्षण पैदा करेंगे तो मुकाबले भी सख्त होंगे, और नहीं कर सकेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का अब एक व्यापक रूप है। उस व्यापक रूप में जिसको हम बोलते हैं पैन इंडिया पार्टी, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जो काऊ बेल्ट की पार्टी बोली जाती थी, उसका अब राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी नेशनल पार्टी है। तो उसको हराने के लिए, उसको सत्ता से निकालने के लिए विपक्षी जो प्रयास है वो ऐसे ही है, होगा। और उसके परिणाम क्या आएंगे, क्योंकि आपने खुद कहा कि अभी तो मीटिंग चल रही है, तो आगे देखें क्या होता है। सर केंद्र की बात होगी, हरियाणा की बात करें, लगातार आप कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, सुर्खियों में आप सर बने रहते हैं। आपका बयान भी अभी चर्चा में है कि 2 अक्टूबर को एक बड़ी घोषणा आप करने जा रहे हैं, आपके जो 30 उम्मीदवार हैं वो आप ग्राउंड में उतारने जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ प्लानिंग सर आपकी आने वाले दिनों में? नहीं, 30 उम्मीदवार कोई मेरा आंकड़ा नहीं है। ये मैंने ये कहा था कि भाई 2-2.5 दर्जन अच्छे लोग जिनको राजनीति के मैदान में लोगों की पसंद बने, वो एक आदर्श राजनीतिक रूप उनका हो। और आदर्श राजनीतिक रूप ये है कि लोगों की भावनाओं के अनुसार लोगों को लगे कि ये अब हमारी समस्याओं को समझ के और उसके लिए संघर्ष करेंगे, ना कि अपने निजी स्वार्थों को सामने रख के फिर उसी दिशा में जैसे राजनीतिक नेता जाते हैं। तो एक नया यानी मेरा प्रयास है कि एक नई सोच के साथ कुछ लोग चुनावी मैदान में उतरें। अब आप लोग भी ये पूछते हो जी वो बीजेपी में हो, आप बीजेपी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या किसी और तरीके से लड़ेंगे, ये बात नहीं है। बात ये है कि अगर उन लोगों में क्षमता होगी, उनमें आकर्षण होगा और वो उनका समर्पण लोगों के प्रति होगा, तो वो खुद इतने बड़े बन जाएंगे कि खुद राजनीतिक दल उनसे संपर्क करेंगे, भाई आओ, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये है सर जिस तरीके से चुनाव की हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से 2 अक्टूबर की आपने बात की, तो 2 अक्टूबर को क्या ऐसी बड़ी घोषणा आप करने जा रहे हैं? क्या एक नया अध्याय आप हरियाणा की राजनीति में लिखेंगे? सर आप काफ़ी सीनियर लीडर हैं, काफ़ी बड़ा अनुभव है आपको, हरियाणा की बात करें, केंद्र की बात करें। देखिए, मेरा वो जो सम्मेलन है या जो मीटिंग है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो देश की आज़ादी से पहले भी थी, चाहे वो भूखमरी है, चाहे वो गरीबी है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे किसान की आर्थिक शोषण है, और चाहे गरीब आदमी को ऊपर उठने का मौका मिले। ये सारी चीज़ें आज़ादी से पहले भी थी और आज भी हैं। ये सही है कि
जो भी सरकार आई उसने प्रयास किया इन चीज़ों से लड़ने का, इन चीज़ों को ख़त्म करने का, लेकिन समस्याएं आज भी जीवित हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ठीक भी हुई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम ये कहें कि भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से ख़त्म हो तो देश की व्यवस्था कैसी होगी। अगर पढ़ाई का मौका गांव में बैठे बच्चे को और बड़े से बड़े शहर में बैठे बच्चे को बराबर का मिले तो हमारा पढ़ाई का और हमारा जो समाज का जो एक किस्म से उत्थान है वो कैसे होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार है, गरीबी है। गरीबी को अभी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हाँ, एक्सट्रीम पॉवर्टी से तो देश निकला है। पॉवर्टी तो पॉवर्टी है, अब उस पॉवर्टी से भी कैसे निकले, और वो तभी निकल सकता है जब हम जो आर्थिक सुधार 1991 में नरसिम्हा राव जी के समय में हमारे देश में शुरू हुए थे, और आज भी 32 साल हो गए उन चीज़ों को, उन आर्थिक सुधारों का जो सही मायने में समाज के 70% लोग जो कमेरे वर्ग से हैं, जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के अपने परिवार का पेट पालते हैं, किसान हैं जिनको पूरा न्याय मिले इस देश की संपदा में। ये 1966 तक ये देश डेफिसिट स्टेट था गेहूं चावल के मामले में, बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था। 7 गुना अनाज बढ़ाया इस देश के किसान ने आज, लेकिन उसको 7 गुना बढ़ाने के बाद भी आज उसकी गरीबी उसी तरह खड़ी है। बैंक का वो कर्जदार है, आढ़ती का वो कर्जदार है, और उसके बच्चों को पूरी जो एक सुख सुविधा होती है किसी भी समाज में, पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए रास्ते, वो सारे इसीलिए नहीं आगे बढ़ रहे कि कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं आज भी किसान के सामने खड़ी हैं। तो इन चीज़ों को लेके हम करेंगे। हमारे जो विचार हैं वो यही है कि कोई एक नई चीज़ हम दे दें जिससे लोगों को भी लगे, और जो तंत्र है, प्रजातंत्र है, उसको भी लगे कि हाँ शायद इनकी बात में कहीं दम है तो कुछ करें। तो ये एक प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खबरें अभी तक से बेबाकी से अपनी बात रखी हैं। कैमरामैन जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।